हेलो दोस्तों। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स वो ये कि उन्हें इक्वेशंस बनाने नहीं आता। ज़्यादातर स्टूडेंट को इक्वेशंस बनाने में प्रॉब्लम आती है। इक्वेशन अगर आप बना लेते हैं तो उसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है इक्वेशन बनाने में। ठीक है, तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस के माध्यम से हम इक्वेशंस बनाना भी सीखेंगे और इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब टैक्सी चार्ज किसी सिटी में, टैक्सी वाले जो चार्ज लेते हैं ना किसी भी सिटी में, तो वो चार्ज में दो तरह के चार्ज ऐड करते हैं। ठीक है ना, एक चार्ज तो उसमें फिक्स है और दूसरा जितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका उसमें उस फिक्स्ड चार्ज में क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करते हैं। मतलब टैक्सी जो भी फेयर वसूल करता है कस्टमर से, पैसेंजर से, उस चार्ज में एक अमाउंट जो है ना वो फिक्स है। ठीक है ना, और बाकी का जो अमाउंट उसमें ऐड होता है ना वो डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ठीक है ना, उस डिस्टेंस का जितना चार्ज बनेगा ना वो फिक्स चार्ज में ऐड किया जाता है। ठीक है ना, तो टैक्सी वाला जो चार्ज करता है पैसेंजर से, उसमें दो तरह के चार्ज लगते हैं, एक फिक्स है और दूसरा जो है ना पर किलोमीटर के हिसाब से जितना चार्ज बनता है उतना उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 105 किलोमीटर 105 किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर किसी पैसेंजर को कितने रुपए देने होते हैं, 105 रुपीज़। ठीक है ना, और अगर 15 किलोमीटर की जर्नी तय की जाती है, डिस्टेंस कवर की जाती है, तो उसके लिए पैसेंजर को चार्ज देना पड़ता है 155 रुपीज़। ठीक है ना, तो आपको बताना है जो फिक्स्ड चार्ज है ना टैक्सी फेयर में ना, तो वो फिक्स्ड चार्ज क्या होगा और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज ऐड होता है उस फिक्स चार्ज में वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो हाउ मच डज अ पर्सन, अब कह रहे हैं कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है, तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पर हमें तीन चीज़ें क्या क्या निकालनी है। पहला है हमें फिक्स चार्ज निकालना है, फिक्स चार्ज। ठीक है, दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है ना, और हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, मतलब 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर अगर कोई बंदा ट्रैवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कंसीडर करेंगे। देखिए, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज देना पड़ेगा पैसेंजर को, ये दो चीज़ें हमें अगर पता चल जाती है तो ये तीसरा तो हम बता ही देंगे। नहीं तो हमें यहाँ पर कंसीडर करना है फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा वो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक ना, तो फिक्स चार्ज को मान लीजिए हम यहाँ पर एक्स कंसीडर करते हैं और पर किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, पर किलोमीटर जो चार्ज लगता है उसको हम वाई यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and charge for each kilometer be ₹Y, be ₹Y। ठीक है ना, be ₹Y। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है पैसेंजर को, 105 रुपीज़। ठीक है ना, तो चलिए जो फेयर वो पे करेगा टैक्सी ड्राइवर को, उसमें मैंने फिक्स चार्ज को कितना माना है, एक्स,
तो यहाँ पे x तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, प्लस अब पर किलोमीटर कितना उसे पे करना पड़ेगा वो हमने कंसिडर किया है y, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करता है पैसेंजर तो उसे y रुपीज़ देने होंगे। और यहाँ पे कितना ट्रैवल कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से उसे y रुपीज़ पे करना है। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना करेगा वो पे, 10y। तो ये तो फिक्स है और एक्स्ट्रा में उसको कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 10y, ठीक है ना। और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, ये हो रहा है ₹105, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, दूसरे केस में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 150। तो चलिए उसमें भी x तो फिक्स है और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना है, y रुपीज़ पे करना होता है। और यहाँ पर 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, तो कितना पेमेंट करना होगा, x प्लस 15y। और ये कितना है यहाँ पे हमारा 155, समझ में आया ना। तो दो इक्वेशन हमारा बन गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। अभी तक हम किस में चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले में, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू जो है ना दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन किसी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन सेकेंड में हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है ना। पुट करने पे जो आएगा हम उसे लिखते हैं। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 150, ठीक है ना। चलिए इसके नीचे मैं मिटाता हूँ, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 105 माइनस 10y। यहाँ देखिए ये माइनस 10y और ये 15y, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10y, ठीक ना। और इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 155 माइनस 105। तो यहाँ से हमारा 10y इक्वल टू, हमारे पास 10y इक्वल टू आएगा 150 में से अगर हम 105 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 50। दैट्स वाई यहाँ से y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50/10 मतलब 5, ठीक ना। तो y का वैल्यू क्या आएगा हमारा, आया हमारा यहाँ पे 5, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि पर किलोमीटर के लिए कितना चार्ज किया जाता है टैक्सी ड्राइवर के द्वारा, चार्ज किया जाता है यहाँ पे कितना, 5 रुपीज़, ठीक है ना। अब चलिए, अब इस y के वैल्यू को इस इक्वेशन को मैं 3 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 3 मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 3, ठीक है ना। अगर हम इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है ना, ऑन सब्सटीट्यूटिंग, आप पूरा लिख लीजिएगा, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, सॉरी y आया है ना, द वैल्यू ऑफ y, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, y इन इक्वेशन क्या 3, इन इक्वेशन 3 हमारे पास क्या होगा, वी गेट x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है हमारा 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, 10 इंटू 5 50, तो 100 में से 50 चला जाएगा तो कितना, ये 5 में से 0 जाएगा 5, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, है ना। तो 55 रुपीज़ यहाँ आएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो x कितना आ गया हमारा 55। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि पर किलोमीटर के हिसाब से कितना पे करना होता है, 5 रुपीज़। और जो फिक्स्ड मतलब फेयर में जो मतलब टैक्सी चार्ज में जो फिक्स चार्ज है ना वो कितना है 55 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया 55 और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया 5 रुपीज़। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर कस्टमर मतलब कोई पैसेंजर अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब हमें पता चल चुका है कि फिक्स चार्ज कितना है और
पर किलोमीटर के हिसाब से कितना उसे पे करना पड़ता है, तो हम इजीली अब क्या कर सकते हैं, कितने भी किलोमीटर के लिए अगर हमसे चार्ज पूछे तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अगले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि फिक्स चार्ज हमारा कितना है यहाँ पे 55, और पर किलोमीटर चार्ज कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 5 रुपीज़, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं हैंस द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹55 एंड चार्ज फॉर क्या पर किलोमीटर या ईच किलोमीटर कितना है बताओ, ₹5, है ना। अब हम यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, नाउ चार्ज पेएबल फॉर 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा बताओ। तो एक चार्ज तो तुम्हारा आपका फिक्स है, यहाँ पर x फिक्स है, और पर किलोमीटर के हिसाब से मतलब 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 25 इंटू वाई, यही। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x कितना हो गया 55 प्लस 25 इंटू वाई कितना आया है, y है यहाँ पे, y हमने किसको माना था, y माना था हमने पर किलोमीटर चार्ज को, तो ये हो गया 5, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 55 प्लस ये हो गया 125, तो कितना आ जाएगा ये 5 5 10, 2 और 5 7 7 और 1 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया आपका 1, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया ये 180 रुपीज़। इसका मतलब हो गया कि 25 किलोमीटर के लिए पैसेंजर को 180 रुपीज़ पे करने होंगे। आया समझ में। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 8/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction। मतलब ये कह रहा है कि किसी फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन 8/11 हो जाता है, कब, जब हम उसमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं, ठीक है ना। और वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, एक मिनट कहाँ गई है, हाँ दोनों में ऐड किया जा रहा है ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ सही है। तो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाता है तो वो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो आपको क्या करना है, वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पे क्या हो जाता है, वो फ्रैक्शन 8/11, और 3 ऐड करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो हो जाता है 5/6। तो वो कौन सा फ्रैक्शन है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को ही हम लेट करेंगे ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, x/x/y, है ना। x/y हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, आप डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जब फ्रैक्शन में क्या ऐड किया जाता है, 2, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो वो फ्रैक्शन हो जाता है 8/11, ठीक ना। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, x/y, ठीक है ना। ये हमारा फ्रैक्शन है। अब इसके न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर क्या है x, इसमें भी कितना ऐड करना है 2, और डिनोमिनेटर में भी 2, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8/11, ठीक है ना। तो पहले इसको हम एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये x+2 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 11 इंटू x+2 इक्वल टू 8 इंटू y+2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 11x प्लस हो गया 22 इक्वल टू 8y प्लस 16, ठीक है ना। क्या होगा ये
आप देखिए यहाँ 11x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं इधर से इधर लाएंगे तो ये -8x हो जाएगा, 8y हो जाएगा, इक्वल टू 1 मिनट नहीं ले रहे, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x माइनस 8y इक्वल टू 16 माइनस 22। तो ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस 8y इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा पार्ट लेते हैं इसका। चलिए सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि उसी फ्रैक्शन में अगर हम कितना, उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड कर दें, 3 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 5/6। कितना मिलता है हमें, 5/6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर ना, 3 से x को करेंगे तो 6 से x को करेंगे तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई, 5y प्लस 5 3 जा 15। तो क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 18 इक्वल टू, 1 मिनट इसको मैं इधर ले आता हूँ y वाले टर्म को, है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5y इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा -18। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे, कहीं किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए मान लीजिए यहीं से इक्वेशन 2 जो आया है ना, इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y के टर्म में, ठीक ना। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू लिखेंगे तो पहले तो 6x क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर -3 और ये आएगा इधर तो +5y और इसका 6 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक ना 6। तो यहाँ से हो जाएगा ये x का वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ 3, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ इधर, 1 मिनट इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन मैं इसी को मिटा देता हूँ ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा ना यहाँ पे। चलिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम इस x के वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में ऑन सब्स्टिट्यूटिंग क्या, x इन इक्वेशन क्या 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 11 x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -3 प्लस 5y अपॉन क्या 6, ठीक है ना। 11 इंटू एक्स के जगह पर हमने ये पुट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है -8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -6। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा -33 -33, उसके बाद प्लस 11 5 सा 55y, है ना, फिर माइनस है -8y और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -36, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से -33
इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट इधर ले आते हैं। चलिए यहाँ से 55 में से 8 चला जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 47, हाँ ठीक है ना, तो 47y, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा -36, और ये इधर आके हो जाएगा +33, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू कितना -3, ठीक है ना, -3, तो इसलिए यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा -3/47, ठीक है ना, y इक्वल टू -3/47, जो इन्फॉर्मेशन अभी गिवन है उसके हिसाब से, ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह अगर मिस्टेक कहीं पे नहीं हुआ हो तो, ठीक है ना, तो y हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 47, ठीक है ना, ये सॉरी -3/47, ठीक है ना, एक बार मैं डिफरेंस देख लूँ, 15 में से 8 जाएगा, ठीक है ना, तो 7 और ये हो जाएगा 4, सही है, ठीक है ना। चलिए अब इधर इसको मिटाते हैं। इक्वेशन ध्यान रखिएगा, कहाँ गया ये वाला इक्वेशन। चलिए इस इक्वेशन में अगर हम क्या करें, y के वैल्यू को पुट करें, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में अगर हम y के वैल्यू को पुट कर दें, ऑन पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग क्या y इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या, चलिए 11x - 8 इंटू वाई के जगह पर हम लिख सकते हैं -3/47 इक्वल टू कितना -6, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, 1 मिनट इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये क्या आ जाएगा हमारा 11x माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना 8 3 जा 24 इक्वल टू इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे ये, है ना, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -4 इंटू 47, एक मिनट, चलिए तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको 11x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 तो 18 -188, तो ये इधर आएगा तो -24, तो यहाँ से 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 4 ये हो गया आपका 12, 8 और 2 10 10 और 1 11, उसके बाद 1 1 2, ठीक है ना, -212 तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा -212 अपॉन कितना 11, ठीक है ना, तो हमारे पास x और y का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है ना, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में 8/11 दे रखा है, लेकिन जब इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे ना तो उसमें 9/11 लिया है, ठीक है ना, तो इसी वजह से आंसर हमारा यहाँ जो x और y की जो वैल्यू आ रही है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का आ रहा है, ठीक है ना, तो लिया है 8/11 लेकिन उसको जो सॉल्व करना स्टार्ट किया है ना तो उसमें उसने 9/11 लिया है, ठीक है ना, तो लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर 8/11 के हिसाब से ही लिया है, तो 8/11 के हिसाब से हमारा ये वैल्यू आ रहा है किसका x और y का, ठीक है ना, तो x और y को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, एक मिनट में थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, ठीक ना, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो क्या था x/y, यही था ना फ्रैक्शन, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है हमारा x/y, तो x के जगह पर हम क्या लेते हैं 212 अपॉन क्या 11, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे -3 कितना 47 से, आपको पता है इसको हम दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -212 अपॉन क्या 11 डिवाइडेड बाय कितना -3/47,
अब इसका साइन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे माइनस, सॉरी एक मिनट, माइनस 212 माइनस 212 माइनस 212 अपॉन 11 इंटू 47 अपॉन -3। ये तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये कटेगा तो जो भी कटेगा, है ना, कटने के बाद जो भी आएगा ना वही मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, वहाँ पे 8/11 नहीं लेना है, 9/11 लेना है। तो आप जो इस क्वेश्चन को करेंगे, आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आप कैसे करेंगे, 9/11 अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं तो, ठीक है ना, या क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो आपको ऊपर और नीचे ले लेना है, ठीक है ना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल के बाद जैकब का एज उसके सन के एज का 3 times हो जाएगा, ठीक है ना। 5 years अगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। कह रहे कि 5 साल पहले जैकब का एज उसके सन के एज का 7 times था, ठीक है ना। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो कह रहा है कि जैकब और उसके सन का प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि जैकब और उसके सन का एज जो है ना एक्स और वाई है, वाई ईयर्स है, ठीक है ना। क्या कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ से दोनों के एज को, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड his son be x years and y years रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चलिए इससे आगे मिटा के मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे क्वेश्चन कि 5 years बाद, 5 साल बाद जैकब का एज उसके बेटे के एज का कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 times, 5 साल बाद। तो बताइए हमने प्रेजेंट एज जैकब का क्या माना है, जैकब का हमने प्रेजेंट एज माना है कितना, x ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जैकब का कितना है, x ईयर्स। तो 5 साल बाद इसका कितना हो जाएगा, x + 5 ईयर्स। समझ में आ रही बात, x + 5 ईयर्स। अभी प्रेजेंट एज x ईयर्स है, 5 साल बाद इसका कितना हो जाएगा, x + 5, ठीक है ना। और कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब का एज उसके बेटे के एज का 3 times हो जाएगा। तो एक बात बताइए, प्रेजेंट एज अगर जैकब का क्या है x, और 5 years बाद इसका कितना हो रहा है, x + 5। तो उसी तरह से उसके बेटे का प्रेजेंट एज कितना है, y। तो 5 साल बाद इसका भी तो 5 साल एज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। तो 5 साल बाद जैकब के सन का एज कितना हो जाएगा, y + 5 years, ठीक ना, ठीक ना। और इसका 3 times एज हो जाता है किसका, जैकब का, ठीक ना। तो 5 years बाद जैकब का एज उसके सन के एज का कितना टाइम्स, 3 times हो जाता है। तो 5 years बाद कितना एज हो जाएगा जैकब का, x + 5। और ये उसके सन के एज के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके सन का 5 साल के बाद जितना एज होगा, तो 5 साल बाद उसके सन का एज कितना होगा, x + 5, उसका 3 times। जैसे मान लीजिए अगर 5 साल बाद उसके बेटे का एज हो जाता है कितना, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि 15 years, कितना, 15 years। तो 15 years का 3 times 45 years का होगा जैकब। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये x + 5
ये हो जाएगा इक्वल टू 3y + 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x, ये इधर आ जाएगा तो -3y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी हाँ ये 15 होगा, सॉरी यहाँ 5 मैंने गलती से लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 15 और ये इधर आ जाएगा -5। तो यहाँ से हमारे पास होगा x - 3y इक्वल टू कितना, 10, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, चलिए यहाँ से इक्वेशन 1 तो हम मान ही लेंगे इसको, ठीक है ना। और दूसरी बात की हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म या y की वैल्यू x के टर्म में यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम x लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 10 प्लस क्या 3y, ठीक है ना। x इक्वल टू 10 + 3y, ठीक है ना। तो इसको मान लो हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है बताओ। दूसरे पार्ट में हमें कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो बताइए जैकोब का प्रेजेंट एज कितना है, x। तो 5 साल पहले इसका एज कितना रहा होगा, 5 साल हम माइनस कर देंगे ना, 5 ईयर्स माइनस करेंगे किस में से, प्रेजेंट एज में से। तो प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। तो उसके सन का अगर प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो 5 साल पहले वो कितने ईयर्स का रहा होगा, y - 5 ईयर्स का। और इसका 7 टाइम्स एज था किसका, जैकोब का, 5 साल पहले। नहीं तो 5 साल पहले जैकोब का एज उसके एज का कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y - 7 5 सा 35। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x, ये इधर ले आते हैं -7y इक्वल टू, ये हो गया -35 और ये उधर जाएगा तो +5। तो यहाँ से हमें x + x - 7y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा -30। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इस इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, अब x के इस वैल्यू को पुट करेंगे, x के इस वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन क्या 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से x की वैल्यू, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 10 + 3y और यहाँ क्या है बताओ, -7y इक्वल टू कितना, -30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3y - 7y तो हो जाएगा -4y इक्वल टू -30 और ये उधर चला जाएगा तो -10, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4y इक्वल टू -40। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -40/-4, मतलब यहाँ से हमें y कितना गया 10, y इक्वल टू कितना गया 10। इसका मतलब y मतलब y हमने किसको कंसीडर किया था, जैकोब के सन के एज को। इसका मतलब जैकोब का सन 10 बरस का है, मतलब 10 ईयर्स ओल्ड है। प्रेजेंट एज जैकोब के सन का कितना है, 10 ईयर्स। अब इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन 2 है हमारा, इसमें हम y के वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं मिटाता हूँ। ऑन सब्सटीट्यूटिंग y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 10 + 3 इंटू y का वैल्यू हमारा यहाँ से कितना आया है, 10 आया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 10 प्लस कितना हो गया, ये 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, ठीक ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, दैट्स वाई x इक्वल टू कितना 30, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस x हमने किसको माना था, जैकोब को, तो लिखेंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू 30 ईयर्स, ठीक है ना। एंड ऐसे ही लिखेंगे क्या, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन इज 10 ईयर्स, ठीक है ना। आप लिख लेंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं 3-4 क्वेश्चन जो ले रहा हूँ उसे हमें एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक तरह का जो मतलब वेरिएबल होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। चलिए तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कह रहा है कि किसी किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम एक अगर ऐड करते हैं और उसमें उसके डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन जो है ना कितना के इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, वो 1 हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। कह रहा है कि अगर हम उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2। तो बताइए वो फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है ना। तो चलिए हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं x/y। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक ना। हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको मैं ऊपर मिटाता हूँ। दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब न्यूमरेटर में कितना ऐड किया जाता है, जब न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में से -1 किया जाता है ना, 1 माइनस किया जाता है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 के इक्वल, ठीक है ना। कोई दिक्कत। चलिए तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा, चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा x+1 इक्वल टू y-1, ठीक है ना। तो यहाँ से x ये इधर आएगा तो -5, है ना, इक्वल टू -1 ये इधर चला जाएगा -1। तो यहाँ से ये x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, -2 के। चलिए इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है हमारा, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड किया जा रहा है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड किया जा रहा है तो ये क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू y+1, 2x इक्वल टू y+1 हो जाएगा 2x, ये हो गया -y इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड हमें यूज़ करना है। तो आप गौर से देखें, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। तो इस दोनों में y है, ठीक ना। तो क्या करेंगे बताओ, अगर हम इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, अगर इक्वेशन 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा बताइए। चलिए माइनस करते हैं। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा ना, प्लस वाई हो जाएगा और ये है माइनस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, ठीक है। ऑन subtracting equation 1 from equation 2 we get, ठीक ना। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 2x माइनस वाई माइनस करेंगे इसको, x माइनस वाई को इक्वल टू, इसका RHS क्या था 1, इसमें से माइनस होगा -2, इसको मैं अब इधर लिखता हूँ, ठीक है ना, स्पेस नहीं है यहाँ पे।
एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स, 1 मिनट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, 2 डिजिट वाला कोई नंबर है, उसके दोनों डिजिट का सम कितना है? 9, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि इस नंबर का, ठीक है ना, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है बताओ? वो जो डिजिट है ना उसके ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब वंस डिजिट को टेंस डिजिट पे और टेंस डिजिट को वंस डिजिट पे जब हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा ना उस नंबर का कितना टाइम्स हो जाता है ये? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट। मतलब ये हो गया कि पहले वाले नंबर का 9 टाइम्स डिजिट का ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है ना उसके 2 टाइम्स के इक्वल होता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि हमें मतलब नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे अब 2 डिजिट वाला नंबर है तो एक तो यूनिट प्लेस पे होगा और दूसरा टेंस प्लेस पे होगा, ठीक है ना। तो हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाले नंबर को एक्स और वाई कंसीडर यहाँ करते हैं, ठीक है ना। चलिए लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट बी वाई, ठीक ना। तो हमने क्या माना कि वंस डिजिट पे जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है ना वो एक्स है और टेंस डिजिट पे जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो वाई है, ठीक ना। दैट्स वाई, ना हमारे पास जो नंबर होगा ना, हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर किसके इक्वल होगा बताओ? वंस प्लेस पे कौन है? वंस प्लेस पे है एक्स, ठीक है ना। और टेंस प्लेस पे कौन है? वाई। तो वाई टेंस प्लेस पे है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10y, ठीक ना। तो नंबर जो हमारे पास में है वो क्या है? 10y प्लस एक्स। हम वंस प्लेस को y और टेंस प्लेस को x कंसीडर कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो नंबर जो हमारे पास है वो क्या है? 10y प्लस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि इसमें 2 डिजिट है, हमने कितना डिजिट कंसीडर किया? x और y। ये जो x और y जो दो डिजिट है ना इसका सम कितना है? 9, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव, क्या कह रहा है कि डिजिट का सम, तो डिजिट हमने क्या माना है? एक्स और वाई, इन दोनों डिजिट का सम कितना है? 9। एक इक्वेशन तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि जो नंबर हमने लिया है ना, जो हमने नंबर लिया है इसका कितना टाइम्स? इसका 9 टाइम्स। मतलब जो हमने नंबर लिया, हमारे पास नंबर क्या है? नंबर है हमारे पास में 10y, हमारे पास जो नंबर है वो है 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स का कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग क्या? द ऑर्डर। मतलब y को हम कहाँ लाएंगे? x के जगह पे और x को y के जगह पे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x प्लस क्या? y, है ना। तो पहले वाले नंबर का 9 टाइम्स डिजिट के ऑर्डर को एक्सचेंज कर देने पे, बदल देने पे जो हमें नंबर मिलता है ना उसके 2 टाइम्स के क्या है? इक्वल है। तो हमें क्या करना है कि नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ। चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 20x
प्लस कितना 2y, ठीक है ना। चलिए इसी हो जाएगा 90y, इसे मैं इधर लाऊंगा तो -2y, इधर क्या है हमारा प्लस 9x, ये इधर आएगा तो -20x, इधर कुछ भी नहीं तो 0। क्या हो जाएगा ये 90y में से 2y चला जाएगा तो ये हो जाएगा 88y, है ना, 88y। उसके बाद प्लस 9x में 20x में से आप 9x को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -11x, साइन बदल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा -11x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में 11 कॉमन है तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, अगर आप यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 11 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आप देखें इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे ना तो फिर ये x कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो हम इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन 2 है, 8y माइनस एक्स। चलिए इसको अरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको अरेंज करके आप माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और 1 9y इक्वल टू 9, इसलिए यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 9/9 मतलब 1, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हमारा कितना हुआ 1, ठीक है। तो हमारा नंबर, हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू, क्या था नंबर हमारा 10y प्लस एक्स, यही तो था हमारा। तो 10y के जगह पर हमें कितना लेना है 1, प्लस x के जगह पर कितना लेंगे 8, तो कितना आ जाएगा ये 10 इंटू 1, 10 प्लस कितना 8, तो ये हो जाएगा हमारा 18, इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा 18 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. कह रहा है कि मीना बैंक गई पैसे निकालने के लिए, कितने पैसे निकालने के लिए 2000 रुपीज़ निकालने के लिए बैंक गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹, उसने कैशियर को बोला कौन कौन से नोट्स देने के लिए, 50 और 100 के ही नोट्स देने के लिए बोला, ठीक ना। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। तो आपको कहा जा रहा है क्या निकालने के लिए कि उसे 50 के और 100 के कितने कितने नोट्स मिले, ठीक ना, वो आपको बताना है। मीना बैंक से कितने रुपीज़ निकालने के लिए गई 2000, और उसने कैशियर को क्या बोला, उसने बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए, ठीक है ना। तो कैशियर ने उसे 25 नोट्स, टोटल 25 नोट्स दिए। तो हमें बताना है कि उस 25 नोट्स में 50 रुपीज़ वाले नोट्स कितने हैं
और 100 रुपीज़ वाले नोट्स कितने हैं, ठीक है ना। तो चलिए 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ वाले नोट्स को हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कि वो जो 25 नोट्स है ना उसमें क्या बोलते हैं 25 रुपीज़ जो नोट्स है ना उसमें क्या बोलते हैं 50 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं, टोटल एक्स और 100 वाले वाई, ठीक ना। तो लेट द ₹50 notes be X and ₹100 notes be Y, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो नोट्स है ना, वो जो नोट्स है उस वो टोटल कितना है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का नोट्स दोनों मिला के कितना है, वो दोनों मिला के है 25। इसका मतलब 100 के नोट्स में मान लेता हूँ एक्स, सॉरी 50 के नोट्स माना हमने एक्स और 100 के नोट्स हमने कितने माने वाई, और ये दोनों मिला के कितना है 25। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा दूसरा कह रहा है कि 50 के नोट्स और 100 के नोट्स ये दोनों मिला के होते कितने हैं, टोटल 2000 रुपीज़, ठीक है ना। तो अगर मैं 50 रुपीज़ के नोट्स के नंबर को कितना मान रहा हूँ एक्स, एक्स क्या हो गया नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना से 50 से, प्लस वाई किसका है नंबर 100 रुपीज़ वाले नोट्स का, ठीक ना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और ये दोनों मिलकर कितना देगा 2000, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना। तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। आई बात समझ में, इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे कैसे, मैं दोनों तरफ 50 से अगर इसको डिवाइड कर दूँ, या आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं इसको 50 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक ना। तो अगर मैं 50 से इसको डिवाइड कर दूँ टोटल को, तो क्या हो जाएगा ये 50 से इसको भी डिवाइड कर दूँ मैं, 50 से इसको भी, और 50 से मैं अगर इसको भी डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2, तो 2y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 40, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2, है ना, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में x आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे। तो चलिए इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा 2, तो हमें क्या करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ठीक ना। तो इसको मैं मिटा दूँ, चलिए मिटा दूंगा, पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक ना। x प्लस 2y, इसमें से मैं माइनस करना है किसको 1 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 में क्या था RHS में 40 माइनस इसमें क्या था 25, ठीक ना। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है चलिए क्या हो जाएगा ये x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो ये तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15, इसका मतलब y कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, अगर इसको हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 हमारा क्या था याद होगा आपको, इक्वेशन 1 हमारा क्या था x प्लस वाई इक्वल टू कितना 9 बोला था ना, कितना बोला था 1 मिनट सॉरी 25, दोनों मिला के कितना था 25 था। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 25। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 1 में हम y का वैल्यू पुट करें तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, ठीक है 15 इक्वल टू 25। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 15,
इसलिए x इक्वल टू आ जाएगा कितना 15 माइनस 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 10। तो x कितना आ गया 10। इसका मतलब हुआ x हमने किसको माना था, x माना था हमने 50 रुपीज़ नोट्स को, और y हमने माना था 100 रुपीज़ वाले नोट्स को। तो 100 रुपीज़ वाला नोट्स कितना है बताओ, 100 रुपीज़ वाला नोट्स है यहाँ पे हमारा 15, ठीक है ना। तो 15 इंटू 100 कितना होगा, आंसर हमारा निकल गया। वैसे मैं आपको ना वेरीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करके देखें कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 100 रुपीज़ नोट को कितना माना था, हमने 100 रुपीज़ वाले नोट को माना था y, और y हमारा कितना आया 15। तो 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1500, और 50 रुपीज़ वाले नोट्स को हमने x माना था, और x हमारा कितना आया 10। इसका मतलब 10 को हम 50 से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500, और इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, ठीक है ना। तो हमारा आंसर निकल चुका है। 50 रुपीज़ वाले नोट्स कितने होंगे 10, और 100 रुपीज़ वाले नोट्स होंगे 15, ठीक है ना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी से बुक लेने पे स्टूडेंट को फिक्स चार्ज देना पड़ता है, और एक्स्ट्रा चार्ज जितने दिनों तक वो बुक को रखेगा उतने 3 दिनों के लिए, मतलब 3 दिनों का जो है ना, 3 दिनों के लिए एक फिक्स चार्ज लगता है उसको, मतलब बुक लेने पे। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 दिनों तक का जो चार्ज है वो फिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद एडिशनल चार्ज जो है ना प्रत्येक दिन के लिए क्या लगता है, अलग अलग लगता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जो है ना, सरिता 7 डेज़ के लिए बुक रखती है, और उसको टोटल कितने पेमेंट करने पड़ते हैं 27 रुपीज़, ठीक है ना। 27 रुपीज़ पे करने होते हैं। 3 डेज़ का जो चार्ज है वो फिक्स है, और उसके बाद पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है ना। तो 7 डेज़ तक सरिता एक बुक रखती है, और उसे कितना पेमेंट करना पड़ता है 27 रुपीज़। उसी तरह से शशि क्या करती है 21 रुपीज़ पे करती है एक बुक के लिए, और वो कितने दिनों के लिए रखती है बुक 5 डेज़ के लिए, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि फिक्स चार्ज और हर रोज़ के हिसाब से जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है ना, वो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे के हिसाब से कितना होगा, फिक्स चार्ज और पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक चार्ज तो फिक्स है, तो उसको हम मान लीजिए कि एक्स कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और पर डे के हिसाब से जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना, उसे हम वाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज फॉर each extra day पे ₹Y, ठीक है ना। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। 2 इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता जो है ना कितने दिनों के लिए ली है बुक 7 डेज़ के लिए, ठीक ना। तो 7 डेज़ के लिए तो 3 डेज़ का तो फिक्स ही है, और वो कितना है x। तो 3 डेज़ का तो चार्ज x ही हो गया। तो बचा कितना, बचा 4 दिन नहीं 4 डेज़ एक्स्ट्रा, ठीक ना, का पेमेंट उसको अलग से फिर करना पड़ेगा। 3 डेज़ के लिए तो फिक्स चार्ज है कि x रुपीज़ उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बचा 4, तो पर डे के हिसाब से चार्ज कितना लग रहा है y। तो 1 डे एक्स्ट्रा का रखती है तो y रुपीज़ देने होंगे, लेकिन वो कितना एक्स्ट्रा रख रही है 4 डेज़, ठीक ना। टोटल मिला के 7 डेज़ रख रही है, तो 3 डेज़ के लिए तो x उसको देना पड़ेगा ₹X पेमेंट करने होंगे, और 4 डेज़ एक्स्ट्रा के लिए उसको 4y पेमेंट करने होंगे, और टोटल ये मिला के कितना हो रहा है 27 रुपीज़ 27। उसी तरह से शशि क्या कर रही है, कितने दिनों के लिए 5 डेज़ के लिए रख रही है ना, तो 3 डेज़ के लिए तो उसको पेमेंट करने होंगे x रुपीज़, और बचा कितना
2 डेज, तो 2 डेज़ के लिए उसको वाई रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, 2 वाई रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, और ये दोनों मिले कितना है 21। अब सिंपल है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए, है ना, यहाँ पर x कैंसिल हो सकता है लेकिन ऐड करने पे नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है ना। तो चलिए इक्वेशन 1 में से अगर हम किसको माइनस कर दें, 2 को, इक्वेशन 1 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें या 2 में से 1 को माइनस कर दें, ठीक है ना, किसी में से कर सकते हैं। तो चलिए 1 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो इसका साइन बदलेगा, x माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा, और ये माइनस 21 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ 4y में से 2y माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 27 में से अगर हम 21 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 6। तो यहाँ से हमें y कितना मिल जाएगा, y हमारा हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक ना। y कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए ऊपर वाले को मैं मिटाता हूँ। चलिए ऑन सब्सटीट्यूटिंग y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हैं 1, वी गेट क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर हम कितना लेंगे 3 इक्वल टू 27। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा -12। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 15, हाँ वेरी, ये हो जाएगा 15। तो x कितना आ गया हमारा 15, आया समझ में। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया जाता है ना, यहाँ पे सरिता और शशि के द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज दोनों के द्वारा दिया जाएगा कितना 15 हो गया, और पर डे के हिसाब से कितना दिया जाएगा 3, ठीक है ना 3, 1 मिनट, पर डे के हिसाब से कितना देना होगा 1 मिनट, पर डे के हिसाब से 3 रुपीज़ और फिक्स चार्ज के रूप में 15 रुपीज़। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए x तो आपका 15 हो गया, ये तो फिक्स है तो ये 15 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी आई 3 4 जा कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 हो गया ना, 12 और 15 कितना 27। फिर यहाँ देखिए 15 2 3 जा 6 और 15 कितना 21 हो गया। तो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज कितना है यहाँ पे 15, और पर डे के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है 3 रुपीज़, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है आसान लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है शुरू में इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ट्रेन जो है ना एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। If the train would have 10 kilometer per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time। कह रहा है कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करे तो जो शेड्यूल्ड टाइम है ना उससे 2 घंटे कम में ही क्या होगी उस जगह पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या होता है कम हो जाता है, अगर इसकी स्पीड घट जाती है कितने से 10 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम लगता है इसको पहुंचने में, शेड्यूल टाइम से जितने टाइम पर इसको पहुंचना चाहिए उस जगह पे उससे 3 घंटे देर से ये पहुंचती है वहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा ना वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ट्रेन जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, एक डिस्टेंस कवर करती है। कहा जा रहा है कि वो ट्रेन, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, अगर वो ट्रेन क्या करती है उस ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बढ़ा दिया जाए तो उसको 2 घंटे कम समय लगते हैं शेड्यूल्ड टाइम से। और अगर 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड घटा दी जाए तो उसको कितने समय लगते हैं शेड्यूल्ड टाइम से, वो 3 घंटे लेट से पहुँचती है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बताना है ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। चलिए तो हम यहाँ पे 3 चीज़ें लेट करेंगे। ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो लेट करेंगे,
जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो लेट करेंगे, और उतने डिस्टेंस कवर करने में इसको जितना टाइम लगता है वो हम लेट करेंगे। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, कॉमा द डिस्टेंस covered by the train be d kilometer and the time taken by the train to cover d distance be t hours, ठीक ना। तो हमने क्या यहाँ पे लेट किया है, ट्रेन के यूनिफॉर्म स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर लेट किया है। दूसरा, वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हमने d किलोमीटर कंसीडर किया, और d किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसे जितना टाइम लग रहा है वो हमने कितना कंसीडर किया है, t आवर्स कंसीडर किया है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये स्पीड का फॉर्मूला तो अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे जब स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसमें इन सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो उन्हें तीन वेरिएबल्स दिखता है, ठीक है ना, तीन। जबकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल जब दिखता है ना तो वो यहीं से क्या करता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि आगे हम प्रोसीड कैसे करें। लेकिन हमें जो इक्वेशंस मिलने वाला है वो 2 ही वेरिएबल में मिलेगा, उससे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, चलिए, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे स्पीड हमने क्या माना है, स्पीड हमने माना है कितना, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हम ले लेते हैं x, डिस्टेंस क्या होगा d, और टाइम कितना हो गया t। तो यहाँ से अगर हम d डिस्टेंस की बात करें, हम यहाँ से d निकालें तो d क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से x इंटू टी, डी क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 मिनट में मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे ले नहीं रहे, ठीक है ना। तो इस फार्मूला से अगर हम चलें तो यहाँ से स्पीड कितना, x इक्वल टू डी अपॉन टी, तो यहाँ से हमारा d हो जाएगा x इंटू टी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फिर प्रोसीड करते हैं। मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, चलिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पीड के ट्रेन को अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करते हैं तो शेड्यूल्ड टाइम से वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो किसको बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड को, कितने से, 10 यूनिट से। नहीं तो देखो हमने यूनिफॉर्म स्पीड क्या माना था, ट्रेन के यूनिफॉर्म स्पीड को हमने क्या माना था, x किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, x को कितने से इंक्रीज करेंगे, 10 से, यही हुआ मतलब, इक्वल टू, ये तो स्पीड हो गया ना, डिस्टेंस कितना d। अब देखिए आप यूनिफॉर्म स्पीड से चले, मतलब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चले या अपने स्पीड को बढ़ा ले या घटा ले, डिस्टेंस तो उसको कितना कवर करना है, d ही, डिस्टेंस तो नहीं बदलने वाला है ना, तो डिस्टेंस हमारा d ही होगा। तो स्पीड कितना हो गया, x + 10 इक्वल टू डी अपॉन टाइम कितना होता है, टाइम 2 घंटे कम हो जाए, मतलब 2 घंटा पहले वो पहुंच जाता है। इसका मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे कम लगेंगे, ठीक है ना, आया समझ में। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखिए, अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक ना, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 10 इंटू t - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा d, ठीक है ना। चलिए x को हम t से
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टी, ठीक है ना। उसके बाद माइनस क्या 2x, है ना, एक्स टी माइनस 2x, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10t, ठीक है ना। इसमें कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए आपको तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x से इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, x से t माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना से प्लस 10 से t माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स टी माइनस 2x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 10t, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस 20 इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या डी मिल रहा है ये। अब आप देखो यहाँ पर यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाती है बच्चे को, ठीक है ना। इसमें आप देखो ये जो इक्वेशन आपको बन रहा है ना, इसमें एक्स है, टी है, ठीक ना, और डी है, तो तीन तीन वेरिएबल्स आ गए, एक्स टी और डी। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर बच्चे इससे आगे वो कर नहीं पाते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करेंगे आप तो क्वेश्चन इजीली क्या होगा, सॉल्व होगा। आपको मैंने कुछ समय पहले बताया था यूनिफॉर्म स्पीड कितना था डी, और सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा था t, आवर्स कितने डिस्टेंस कवर करने में d। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से d किसके इक्वल है, xt के इक्वल है। तो अगर हम क्या करें, d के जगह क्या पुट कर दें इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम d के जगह पर xt पुट करेंगे तो ये उधर जाके माइनस xt हो जाएगा, तो xt और माइनस xt कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में इसको आप ध्यान रखेंगे, इक्वेशन 1 2 जितना भी मैं इक्वेशन बता रहा हूँ ना उसको ध्यान रखना है। तो इक्वेशन 1 से हम d के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। मैं ऊपर मिटाता हूँ, ऑन substituting d equal to xt from equation 1 in equation 2 we get, चलिए क्या हो जाएगा एक्स टी माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 इक्वल टू डी के जगह हम क्या ले लेंगे एक्स टी, ठीक है ना। तो एक्स टी माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स टी इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से माइनस 2x प्लस 10t, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा ये 20, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 3, आई बात समझ में। चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने एक इक्वेशन बनाया यहाँ से माइनस 2x प्लस 10t इक्वल टू 20, ठीक है ना, पहले दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है ना। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या कहता है, वो दूसरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड को कितना घटा दिया जाए 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो उससे कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं बताओ, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें अगर हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड को हमें क्या करना है घटा देना है, कितने से 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक ना। कोई दिक्कत, तो ये तो स्पीड ही है तो डिस्टेंस तो आपका डी ही रहेगा, और टाइम कितना हो जाएगा, अब टाइम बढ़ जाएगा कितना 3 आवर्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब शेड्यूल टाइम से 3 घंटे लेट पहुंचेगी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन तक। अब इसे भी हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 10 को t प्लस 3 से क्या आ जाएगा d, ठीक है ना। चलिए x से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ t प्लस 3 को, फिर माइनस 10 से किसको t प्लस 3 को, ठीक है ना, इक्वल टू d, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स टी, है ना, प्लस 3x, फिर माइनस 10t प्लस नहीं माइनस सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10t, और ये हो जाएगा माइनस 30 इक्वल टू क्या d, ठीक है ना। मैं इधर लिखता हूँ इसको, ठीक ना। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम
इस इक्वेशन में अगर हम डी के वैल्यू को पुट करते हैं, इसको चलो मान लेते हैं हम इक्वेशन 4, इसको हम इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेते हैं ना। इस इक्वेशन में अगर हम डी के वैल्यू को पुट कर दें तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक ना। मैं एक्स डी इक्वल टू एक्स टी को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। इस इक्वेशन 4 में मैं डी के जगह पर एक्स टी ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ से एक्स टी माइनस नहीं प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्स टी। अब देखो ये एक्स टी और ये एक्स टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है 3x माइनस 10t, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो ये 30। चलिए इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 4। आगे समझ में। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 3 और 5 को क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हम आंसर अपना ले आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को देखें तो इसमें 10t है और इसमें माइनस 10t है, ठीक है ना। तो हम सिंपली अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे ना तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट, क्या हो जाएगा, अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें माइनस 2x प्लस 10t इक्वल टू 20, 3x माइनस 10t इक्वल टू 30। इस दोनों को हम अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और 3x में से 2x चला जाएगा तो यहाँ x आएगा हमारे पास और ये कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब x की वैल्यू हमें कितनी आ गई 50। और आपको याद होगा कि x हमने किसको कंसीडर किया था, x हमने यहाँ पर किसे कंसीडर किया था, हमने x इक्वल टू x हमने कंसीडर किया था यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो लिखेंगे हम हैंस द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड हमसे नहीं पूछा है ट्रेन का, हमें क्या पूछा है डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, हमें क्या करनी है बताओ, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक ना। अब बताइए डिस्टेंस निकालने के लिए इस इक्वेशन को देखें आप, एक तो डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, x और t। तो हमने तो सिर्फ किसकी वैल्यू निकाली है, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर हम अभी इस इक्वेशन का यूज़ करके d नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो d फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, t। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसे हम किसी एक इक्वेशन में, थर्ड और फिफ्थ में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके और पहले हम t निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, t निकालते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और t का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। on substituting the value of x in equation 3 we get, या चलो किसी में भी रख सकते हैं हम, यहाँ चलो मैं 5 में रख लेता हूँ, ठीक है ना। 5 में we get क्या होगा देखिए, 3 इंटू एक्स कितना है 50 माइनस 10t इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमें माइनस 10t इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 150। तो माइनस 150, तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 माइनस 10t इक्वल टू 150 में अगर आप 150 में से आप 30 को अगर माइनस कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 150 में हम 30 को ऐड कर रहे हैं, ठीक ना।
तो 150 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 120 और ये आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये तो दोनों तरफ क्या है नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा हमारा, टी हो जाएगा हमारा 120/10, मतलब टी आ जाएगा हमारा 12, है ना, 12 आवर्स। इसका मतलब है कि ट्रेन को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से अगर डी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है तो उसे 12 आवर्स लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो अब हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और टी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में एक्स और टी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और टी हमने कितना निकाला है, 12 आवर्स, ठीक है ना। तो चलिए इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। चलिए अब हम इक्वेशन 1 में एक्स और टी की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 हमारा क्या है यहाँ पे, इक्वेशन 1 है हमारा डी इक्वल टू एक्स टी, डी इक्वल टू एक्स टी। तो यहाँ से डी इक्वल टू एक्स कितना आया था हमारा 50 और टी कितना आ गया हमारा, टी आया हमारा 12, ठीक है ना। तो ये किस में था, यूनिट भी अगर आप साथ लिखें तो और अच्छी बात है। तो x हमारा क्या था, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, x किलोमीटर पर आवर था, तो इसको हम लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ठीक है ना। नीचे भी आप लिख सकते हैं वैसे, इनटू ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12 आवर्स, ठीक है ना, 12 आवर्स। तो आवर पर आवर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमारा डी कितना आ जाएगा 50 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, 600 किलोमीटर। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट्स है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना, स्पीड के फार्मूला से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक ना। आप इसकी प्रैक्टिस करें जितनी बार कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप वीडियो देख के सिर्फ मतलब अपनी पढ़ाई करेंगे तो उतना ज़्यादा याद नहीं होगा। याद होगा वीडियो देख के तो याद होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा याद होगा जब आप वीडियो देखने के बाद सेम क्वेश्चन को बिना देखे लिख के प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। प्रूफ करने की कोशिश किया था, मतलब यहाँ पे तो वर्ड प्रॉब्लम है, हाँ, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब लिख के, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है ना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पेपर का टाइम बहुत कम है आपके पास में, पेपर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा टफ लगती है या जो भी चीज़ें आपको जल्दी याद नहीं होती हैं, उन सभी चीज़ों को आप लिख के प्रैक्टिस करें, और मेरी गारंटी है कि आपको जो है ना वो याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक ना। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लिख के जल्दी याद होता है और लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ, ठीक है।